फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेट सेट सीबीएसई में। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। 9th क्लास में ये एसएसटी में एक नई बुक है आपके लिए। जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें वो है हमारा चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें बेसिकली सिर्फ एक विलेज का एग्जांपल लेके हमें ये बताया गया है कि वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और किस तरीके से वहाँ पर लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होती है। और चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई ऐसा मुश्किल चीज़ इसके अंदर कोई नहीं है जिसको समझने में हमें प्रॉब्लम हो। सिंपल एग्जांपल इसमें लिखे हुए हैं और उन एग्जांपल के बेसिस में नंबर ऑफ़ थिंग्स इसके अंदर हमें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे इसको तो इसमें हमें ये जानने को मिला है कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए जो हम रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है हमें, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जैसे कि अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो होता है लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो पेन बनाने की अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी है तो उसमें आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी ज़मीन की, जहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे। उसके बाद चाहिए हमें लेबर, जो उस फैक्ट्री के अंदर जो भी लेबर काम करेंगे। उसके बाद चाहिए होगी हमें फ़िज़िकल कैपिटल, और फिज़िकल कैपिटल होती है हमारी दो टाइप की, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि टूल्स एंड मशीन्स। ये चीज़ें हम बार बार चेंज नहीं करते, इनको वन टाइम परचेज़ करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो वर्किंग कैपिटल होती है ये हमें टाइम टू टाइम हमें इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे कि रॉ मटेरियल और मनी। क्योंकि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे हमें रॉ मटेरियल और मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये होती है वर्किंग कैपिटल। लास्ट इसमें आता है ह्यूमन कैपिटल, जो कि लैंड, लेबर और फिज़िकल कैपिटल को कंबाइनली यूज़ करके और एक ऐसा एक इफ़ेक्टिव पैटर्न बनाता है जिससे कि हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। एक तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल को कहेंगे कि इंसानी दिमाग जो एक बेस्ट आइडिया निकालता है जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। तो ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक बेसिक प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए। इसमें एग्जांपल बुक्स में दे रखे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट एग्जांपल्स। उसके बाद बात है चैप्टर में कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन विलेज पालमपुर आर इंडल्ज इन फार्मिंग। काफ़ी सारे लोग जो पालमपुर में हैं वो खेती करते हैं। देयरफॉर द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ फार्मिंग वेरियस क्रॉप्स, और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की खेती करके वहाँ पर लोग अपनी इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन लैंड जो है वो फिक्स्ड है, तो इसी लैंड पे अगर हम अपनी जो क्रॉप का आउटपुट होता है उसको हम डबल करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके कुछ मेथड्स बुक में हैं। जैसे कि उसमें से एक है मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर। एग्जाम्पल सोइंग बाजरा एंड जवार इन रेनी सीजन, पोटैटो फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड देन वीट। बेसिकली एक साल में एक किसान दो सीज़न में खेती करता है, लेकिन अगर हम दो की जगह तीन क्रॉप की खेती करना स्टार्ट कर दें तो हम इनकम को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, या हम यूँ कहेंगे कि हम अपना प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है कि यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स, ट्यूबवेल्स, कंबाइन और ट्रैक्टर्स और अदर टूल्स एंड मशीन्स को यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरा और लास्ट है इसमें कि यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, खेती के जो तरीके होते हैं उन्हें हम चेंज करें। तो इनमें से एक है कि HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनकी आउटपुट होता है इन सीड्स का वो ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1960 में, और HYV सीड्स फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी पंजाब हरियाणा में, जहाँ पर राइस और वीट की खेती की जाती थी। तो ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले HYV सीड्स का जो आउटपुट होता था वो ट्रेडिशनल सीड से दो गुना होता था। तो इसलिए हम HYV सीड्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए। तो ऐसे तो हमने अपनी फिक्स लैंड के ऊपर हमने अपनी आउटपुट तो इंक्रीज़ कर ली, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये थे कि
HYV सीड जो हम यूज़ करते थे उसको इरिगेशन में बहुत ज़्यादा पानी, फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत होती थी, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने के कारण जो सॉइल की अपनी फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होने लगी। सॉइल की जो फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी साइड जब इरिगेशन ज़्यादा होती है HYV सीड्स के लिए, तो जो ट्यूबवेल से जो हम खेतों में सिंचाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और ट्यूबवेल में पानी आता है ज़मीन से, तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करने से जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया का डिक्रीज़ हो जाता है। और लॉन्ग पीरियड के लिए ऐसा करने से जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो इतना डीप चला जाता है कि वहाँ से पानी निकालना इतना फीजिबल नहीं होता। फोर्थ पॉइंट इसमें यह है कि हर एक किसान के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो HYV सीड्स को अफोर्ड कर सके, क्योंकि HYV सीड्स इरिगेशन, फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स की डिमांड करती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन को हम एक बुरी चीज़ भी मानते हैं। तो इस चैप्टर में इसमें मेनली ये चीज़ें कवर हैं कि विलेज पालमपुर की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो लोग खेती करते हैं वहाँ पर, और उनके पास फिक्स लैंड है। फिक्स लैंड पे अपनी क्रॉप का आउटपुट कैसे डबल किया जाए उसके बारे में हमने डिस्कस किया है इसमें, कि मल्टीपल क्रॉपिंग और यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स और यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हम कैसे उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने ड्रॉबैक्स भी पढ़े हैं। इससे रिलेटेड बुक्स में काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ मेन फोकस करना है इनके ऊपर। इसके बाद बात हम करेंगे अपनी सेकंड वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मर्स कितने होते हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में कौन कौन सी होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।